प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज इस वीडियो में अब हम नेहरू जी के बारे में आगे बात करते हैं। जब हम नेहरू जी के राजनीतिक नेतृत्व को देखते हैं तो नेहरू जी का जो राजनीतिक नेतृत्व था वो एक करिश्मेटिक लीडर का था। यानी वह एक करिश्माई नेता थे जो पूरी जनता को सम्मोहित कर लेते थे, या जिन पर जनता, उस समय की जो जनता थी, वह नेहरू जी से बहुत ज़्यादा आकर्षित आकर्षित थी। और इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय जो 3 लोकसभा चुनाव जो नेहरू जी के नेतृत्व में हुए, उसमें बड़ा ज़बरदस्त समर्थन नेहरू जी को जनता से मिला। जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तब कहा जाता है कि देश की जनता बहुत दुखी हुई, कई सारे लोग बहुत रोने लगे। तो ये कई सारे आधार हैं जिनके आधार पर हम ये देखते हैं कि नेहरू जी का जो नेतृत्व था वो एक करिश्माई नेता का था। और इसके कारण क्या थे कि एक तो वो लोकनायक थे, जनता के बीच रहना पसंद करते थे। जनता उनकी बातों से, उनके भाषणों से अट्रैक्ट होती थी। वह कांग्रेस के एक छत्र नेता थे, और वह न केवल नेता थे बल्कि एक विचारक भी थे, एक फिलोसोफर भी थे। और वह कांग्रेस पार्टी और देश को अपने विचारों से, अपने दर्शन से प्रभावित भी कर रहे थे। नेहरू जी ने बहुत अपनी परिस्थितियों के अनुकूल फैसले लिए। उन्होंने किसी चीज का अंधानुकरण नहीं किया। जैसे आजादी के बाद जब आधारभूत संरचना के निर्माण का प्रश्न नेहरू जी के सामने था कि 200 वर्ष की इतनी लंबी गुलामी के बाद जब हम आजाद हुए और हमारे देश में गरीबी बहुत थी, हमारे देश को नए सिरे से खड़ा करना था, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब की व्यवस्था करनी थी। तब नेहरू जी ने बड़े संयमित तरीके से परिस्थितियों के अनुकूल फैसले लेते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जबकि व्यक्तिगत रूप से नेहरू जी समाजवाद के पक्षधर थे। यानी वह सरकारी नियंत्रण में अर्थव्यवस्था को संचालित करने के पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने उस समय की स्थितियों को देखते हुए समाजवाद के साथ-साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की, और उन्होंने वृहद उद्योग या बड़े उद्योगों का निर्माण किया। नवरत्न जिसे आज हम कहते हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर उन्होंने नवरत्नों का, नव बड़े-बड़े उद्योगों का निर्माण किया, बड़े-बड़े बांधों का निर्माण किया, जिन्हें वे आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। भाखड़ा नंगल जैसे बड़े-बड़े बांधों के निर्माण की योजना नेहरू ने रची। तो जिससे सिंचाई की जा सके, जिससे फसलें उगाई जा सके। तो ये सारे वैज्ञानिक तरीके से किस तरीके से देश की आधारभूत संरचना को निर्मित किया जाए, उसके अनुरूप फैसले नेहरू जी ने लिए। तो जैसा मैंने कहा, नेहरू जी का जो समाजवाद था, गरीबों के प्रति जो उनका रुझान था, कृषि के प्रति जो उनका रुझान था, उसने देश की गरीब जनता को हमेशा आकृष्ट रखा। कांग्रेस को उन्होंने हमेशा दक्षिण पंथ के, राइटिस्ट के, या जो हिंदुत्ववाद की जो राजनीति थी उसके प्रभाव से हमेशा उन्होंने मुक्त रखा, और उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष सेक्युलर आइडियोलॉजी को अपनाया। उन्होंने कांग्रेस का भी आधुनिकीकरण किया। उन्होंने पुराने नेताओं को हटा करके नए तत्व शामिल किए, और वो सबसे बड़ी बात कि उन्होंने एक वैचारिक द्वेष अपने विरोधियों के साथ नहीं पाला। अगर आप उस समय के नेताओं को देखेंगे तो जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया हो, या श्याम चरण मुखर्जी हो, ये कई नेता थे जो नेहरू के कट्टर विरोधी थे, लेकिन उन्होंने उनसे बहुत अच्छे संबंध बना करके रखे। राम मनोहर लोहिया अपने जीवन में लिखते हैं कि नेहरू जी कई बार उन्हें खत लिखा करते थे, उनसे सुझाव मांगा करते थे। और जो दक्षिण पंथ के कट्टर नेता थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल किया। तो ऐसा नहीं, आज के समय की तरह नहीं है, और वो बड़ी विरोधी पार्टी के होते हुए भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में रखा। न केवल मंत्रिमंडल में रखा बल्कि कश्मीर जैसे इशू को सॉल्व करने के लिए उन्होंने नेहरू जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भेजा। तो ये बहुत सारे ऐसे गुण थे नेहरू के अंदर कि वो अपने विरोधियों को भी साथ लेकर के चल सकते थे। पटेल की हेल्प, उन्होंने पटेल के साथ उनकी बड़ी गहरी मित्रता रही, सरदार पटेल के साथ। तो वो ये सारे जो गुण थे अपने
एक जगह कहा जाता है नेहरू के बारे में कि एक नेहरू जी ने उस समय के जो एक बड़े कार्टूनिस्ट थे जिनके अखबार में कार्टून आया करते थे, उनको कहा, आगे होकर के कहा कि तुम मेरे कार्टून बनाया करो, तुम मेरे ऊपर व्यंग्य किया करो ताकि मुझे पता लगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो ये एक बड़े व्यक्तित्व के गुण थे और अपने व्यक्तित्व की इन्हीं विशेषताओं के कारण से नेहरू एक महान प्रधानमंत्री और महान नेता साबित हुए। नेहरू के दर्शन की अगर हम बात करें तो नेहरू का दर्शन मानववाद पर टिका हुआ है, मनुष्यता के दर्शन पर टिका हुआ है। प्रत्येक, वह खुद ये कहते थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने ये लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कोई ना कोई दर्शन, फिलोसॉफी होती है और मेरा भी है। अ, अगर जिंदगी के संबंध में हमारा कोई भी दर्शन नहीं है, हमारी कोई फिलोसॉफी नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है या जिंदगी के बारे में हमारी योजना नहीं है, तो वह महज धुंधला हो जाएगा, स्पष्ट नहीं होगा। नेहरू जो है वह वैज्ञानिक तर्कों से विश्व को समझना चाहते थे। वह आध्यात्मिक या धर्मवादी रवैये से दुनिया को नहीं देखते थे। वह धार्मिक धर्मपंथी नहीं है। वह धार्मिक रूप से दुनिया को समझने का प्रयास नहीं करते, बल्कि धर्म की बजाय नेहरू ने विज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया और वह वैज्ञानिक तर्कों से विश्व को समझने का प्रयास करते हैं। उनका विश्वास रविंद्रनाथ टैगोर की इस कथन में था कि ईश्वर की सत्ता से हम इनकार कर सकते हैं, परंतु मनुष्य की सत्ता से इनकार कर दें और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को निरर्थक बना दें तो हमारे लिए आशा ही क्या रह जाएगी। देखिए, इस बात को समझिए कि विज्ञान ये कह रहा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं ये तो हम नहीं जानते क्योंकि हमने उसे देखा नहीं है। हम केवल उसको महसूस करने का प्रयास करते हैं। तो जब तक हमें वो महसूस अनुभूति खुद को नहीं होती है, तब तक हम ईश्वर की सत्ता से तो इनकार कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने जो मनुष्य है, वह तो जीता जागता मनुष्य है, वह तो हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसकी सत्ता से हम इनकार नहीं कर सकते और इसीलिए हमें, हमारे लिए ईश्वर के रूप मनुष्य, हमारे सामने जो मनुष्य है, वह ईश्वर के एक अंश के रूप में खड़ा है। इसलिए हमें जो कुछ करना है वह उस मनुष्यता को ध्यान में उस मनुष्य को ध्यान में रख करके करना है। इसलिए हम मनुष्य की सत्ता से इनकार कर देंगे और इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को अगर निरर्थक बना देंगे तो फिर हमारे लिए कोई आशा नहीं रह जाएगी। फिर नेहरू धर्म के संस्थागत स्वरूप का, या जो मैंने पहले भी बताया आपको पिछले वीडियो में भी, अपने पिता मोतीलाल नेहरू की तर्ज पर नेहरू ने धर्म के संस्थागत स्वरूप का विरोध किया। यानी वह धर्म को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब पंथों में बांटने के विरोधी थे। वह वैज्ञानिक मानवतावाद के समर्थक थे। यानी वह मनुष्य को ही एकमात्र सत्य के रूप में देखते थे। इस दुनिया में जो कुछ हमें आंखों से दिख रहा है वही सत्य है और हर सत्य के पीछे कोई ना कोई कारण है। इस ये बात जो थी वैज्ञानिक मानवतावाद की, उसका समर्थन नेहरू करते हैं। नेहरू प्रकृति से अखंड प्रेम करते हैं, नेचर से बहुत प्रेम करते हैं और वह मनुष्य, प्रकृति और विश्व की एकता, इन तीनों को मिला हुआ पाते हैं। मनुष्य हमारे लिए एक प्राथमिक इकाई है। मनुष्य इस प्रकृति के अंदर जीता है, मरता है और जब हम मनुष्य की इस प्रकृति प्रदत्त प्रेरणा को स्वीकार कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये प्रकृति केवल एक देश तक सीमित नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में व्याप्त है और इस रूप में हम पूरे विश्व से जुड़ जाते हैं। यानी माइक्रो से मैक्रो तक हम जुड़ जाते हैं। तो हम जब माइक्रो को पहचाने, माइक्रो पर यानी हम व्यष्टिगत रूप में जब मनुष्य को पहचानेंगे तो हम मैक्रो लेवल पर पूरे विश्व को पहचान पाएंगे, उसकी एकता को महसूस कर पाएंगे। केपी करुणाकरण ने इसलिए कहा कि नेहरू ने मानवतावाद का झंडा उठाया। केटी नरसिंहचार ने कहा कि नेहरू का जो मानवतावाद है वह सार्वभौम मानवतावाद में विश्वास करके उन्हें विश्व नागरिक की स्थिति में प्रस्तुत करता है। यानी वह केवल देशीय विभाजन में नागरिकों को बांधने का प्रयास नहीं करते। नेहरू ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी पर बल दिया, उसका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि समस्त संस्थाओं का औचित्य केवल इस बात में है कि वह मानव कल्याण के लिए हो। अगर कोई भी संस्था मानव कल्याण
पूरा नहीं करती है, मनुष्य का कल्याण पूरा नहीं करती है, तो फिर उस संस्था का कोई औचित्य नहीं है। सामाजिक न्याय और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना राज्य द्वारा बलात् नहीं बल्कि मनुष्य की अच्छाइयों के समन्वय से ही होगी। यानी नेहरू ये कहते हैं कि समाज में समानता की जो स्थापना है, समाज में न्याय की जो स्थापना है या समाज में शांति और व्यवस्था की जो स्थापना है, वह राज्य के कानूनों के द्वारा बलपूर्वक नहीं की जा सकती। सरकार डंडा मार करके न्याय, समानता और शांति ये सब स्थापित नहीं कर सकती। ये तभी स्थापित होगी जब हम मनुष्य की इच्छाइयों, अच्छाइयों का समन्वय करेंगे। नेहरू के लोकतंत्र के संबंध पे क्या विचार है? मनुष्य नेहरू जो है वह लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है वो एक मानसिक अवस्थिति है। वो लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं है, केवल मात्र एक सिस्टम नहीं है, एक व्यवस्था नहीं है। वह एक माइंडसेट है, एक मानसिक अवस्थिति है। लोकतंत्र में अनुशासन नहीं, आत्मा अनुशासन जरूरी है। डिसिप्लिन व्यवस्था के द्वारा निर्मित अनुशासन नहीं, बल्कि अपना आत्म अनुशासन, व्यक्तियों का स्वयं का आत्म अनुशासन जरूरी है। वह ये कहते थे कि केवल संवैधानिक नियमों और कानूनों से लोकतंत्र नहीं चलता, वह व्यक्तियों की चरित्र और उसकी सोच से चलता है, आदमियों के माइंडसेट से चलता है। केवल संवैधानिक नियमों और कानूनों से लोकतंत्र नहीं चलता। और इस वह बहस, वार्तालाप और असहमति के निर्णयों की स्वीकृति देते थे। यानी नेहरू इस बात को स्वीकार करते थे कि पूरे देश पे जो मुद्दे हैं, जो जो भी चीजें हैं, उन पर पर्याप्त बहस होनी चाहिए। आज की आज जो हम देश में देख रहे हैं, ये नेहरू नहीं चाहते थे। नेहरू चाहते थे कि विपक्ष बहस करे। जो लोग आलोचना करते थे नेहरू की, वो उनको खुला अवसर देते थे कि वो उनकी आलोचना करें, सरकार की खुली आलोचना करें। सरकार की आलोचना होगी तभी तो सत्ता में बैठे वर्ग को ये पता लगेगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इसलिए बहस का एक खुला अवसर वो प्रदान करते हैं। वो संवाद की बात करते हैं, वार्तालाप की बात करते हैं और असहमति से अ, भी निर्णयों की स्वीकृति देते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में अवसरों की अधिकाधिक क्षमता अंतर्निहित है। वयस्क मताधिकारवाद का समर्थन वह करते हैं, परंतु वह यह भी मानते हैं कि शिक्षा का विस्तार इसके लिए जरूरी है। आ, यानी वह ये कहते हैं कि लोकतंत्र के जरिए राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में, केवल लोकतंत्र के जरिए ही हम राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर सकते हैं। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए वयस्क मताधिकार होना चाहिए। हम सब जानते हैं, ये हम सबका सौभाग्य है कि आजाद होते ही हम हमारे सब भारत के वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार मिला। लेकिन इस मत का सही प्रयोग करने के लिए नेहरू जी ये मानते थे कि शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा विस्तार जरूरी है। वह ये कहते हैं कि लोकतंत्र का आधार ये है कि व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यताओं का विकास किया जाए, अपनी एफिशिएंसी का विकास किया जाए और अन्य व्यक्तियों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखा जाए, टॉलरेंस का भाव रखा जाए। व्यक्ति के खुद के निर्णय करने का जो अधिकार है सुरक्षित रहे। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं तो नेहरू ये भी कहते थे कि व्यक्ति के निर्णय करने का अधिकार, यानी मैं अपने बारे में निर्णय लेने के लिए आजाद हूँ, लेकिन मुझे ये आजादी दूसरे को भी देनी पड़ेगी। सामने वाले जो मेरा पड़ोसी है, मेरे जो नागरिक हैं, दूसरे जो साथी हैं मेरे, यानी समाज में जो दूसरे लोग हैं, उनको भी अधिकार देना पड़ेगा कि वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, आजाद है। हम उनको मजबूर नहीं कर सकते कि आप क्या पहने, क्या खाएं, क्या बोलें, क्या लिखें। आप उन्हें आप जो आजादी खुद के लिए चाहते हैं, वही आजादी आपको दूसरों को देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और इसी रूप में वह यह चाहते हैं कि बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए, टॉलरेंस का भाव रखना चाहिए। नेहरू ये कहते थे कि समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन है। जब तक एक न्यूनतम स्तर पर देश में, समाज में समानता स्थापित नहीं होगी, तब तक आप भले ही वोट देने का अधिकार दे दो, उसका कोई मतलब नहीं होगा। हम देखते हैं चुनावों में जो गरीब आदमी होते हैं, उनका वोट खरीद लिया जाता है धन दे करके, मांस मत ये सॉरी मदिरा पान करा करके, या किसी भी तरीके से गरीब के वोट को खरीदने का प्रयास किया जाता है। तो जब तक गरीबी है, जब तक असमानता है, तब तक राजनीतिक आजादी का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए राजनीतिक आजादी या राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए समानता स्थापित करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए
लोकतंत्र को सफल बनाना है तो समानता की स्थापना करनी होगी और इसके लिए एक आर्थिक कार्यक्रम बनाना ज़रूरी है। केवल मताधिकार देने से ही समस्याएँ हल नहीं होती है। फिर वो ये कहते हैं कि सामाजिक और जो भेदभाव है, उस भेदभाव को हमें मैत्री, सहकारिता या राज्य द्वारा नियंत्रण से रोका जाना चाहिए। फिर लोकतंत्र में प्रोपेगेंडा की बात नेहरू कहते हैं और वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जो प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, वो जनता को बहलाता है। ये बुराई है, ये बुराई बनी रहेगी, फिर भी लोकतंत्र श्रेष्ठ है। व्यक्ति की असफलता लोकतंत्र की असफलता नहीं है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से लोकतंत्र को बचाना चाहिए। यानी वो ये कहते हैं कि अगर कोई शासन व्यवस्था किसी शासक के कारण से असफल हो जाती है, तो ये उस शासक की असफलता है, व्यक्ति की असफलता है। लोकतंत्र के सिस्टम की असफलता नहीं है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से हमें लोकतंत्र को बचाना चाहिए। फिर नेहरू ये मानते थे कि केवल जो संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वही अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। हमें प्रदत्त व्यवस्थापन करना होगा, यानी कानून बनाने का अधिकार दूसरी संस्थाओं को, जैसे नीचे के स्तर पर नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, पंचायतें हैं, नीचे के स्तर तक हमें कानून बनाने का अधिकार सौंपना होगा, देना होगा। कल्याणकारी राज्य का समर्थन, वेलफेयर स्टेट का समर्थन नेहरू ने किया, जो समाज के जो गरीब तबका है उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाए। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि राज्य जो है वो केवल का कार्य जो है वो केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा, ये जो सारी सुविधाएं हैं उन सारी सुविधाओं का विकास करना, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का कल्याण करना, ये राज्य का उद्देश्य है। फिर वो ये कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज और आर्थिक विकास में एक तालमेल होना चाहिए। अगर आप केवल सोशल चेंज, ये बाद में, बहुत बाद में हंटिंगटन जब हम पढ़ते हैं तो वो इस तरह की बात करते हैं कि केवल सोशल चेंज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो तो वो भी बेकार होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो जाए लेकिन सोशल चेंज नहीं हो तो वो भी बेकार नहीं हो, बेकार होगा। इसलिए इन दोनों में एक तालमेल जरूरी है। वे ये कहते हैं कि जो नेता है वो स्वयं ही सत्य का दर्शन नहीं करे, वह दूसरों को भी कराए। नेतृत्व अगुवाई करे, अनुसरण नहीं करे। भीड़ की इच्छा पर नेतृत्व नहीं चलना चाहिए कि जो भीड़ कर रही है उसको आंख मूंद के मान ले, यह नेता को नहीं करना चाहिए। तो ये लोकतंत्र के संबंध में हमने नेहरू के विचारों में के नेहरू के जो विचार है उनके बारे में बात की। थैंक यू वेरी मच।